हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर का जो पेपर 2024 में हुआ था 11 फरवरी को, और जो बाद में लीक के कारण कैंसिल हो गया था उसके हिंदी के पेपर को। इससे पहले हमने जीएस के पेपर को ऑलरेडी देख रखा है, ऑलरेडी पूरा कंप्लीट अच्छे से उसको पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर वो वीडियो पहले जीएस वाला देख लें। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी को कंप्लीट देखने वाले हैं, उसकी 360 डिग्री व्याख्या करने वाले हैं, यानी कि उसके जो भी अन्य शब्द दिए गए हैं उसके विकल्प में, उन सब का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने घटना चक्र का मतलब पीडीएफ खरीदा है, तो उसी से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और इसके साथ साथ आर के अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको पता है 22-23 सितंबर में होगा, और इस बार आपको हिंदी में 60 में 60 नंबर लाने हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया होगी, तो आपको थोड़ा सा मतलब 5 नंबर बढ़ा के ही लाने हैं जितने की आप तैयारी कर रहे थे उससे। ठीक है, तो इसमें हिंदी में पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। और इसके अलावा मैंने मतलब आर के सारे पीवाईक्यूज आपको कराए हैं, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उसमें जो मेंस का हिंदी का पेपर आता है वो भी कराया है। मतलब 2021 का पेपर, 16 का री वाला, उससे पहले के 18 का पेपर, जो भी जितने भी अभी तक आर के पेपर हुए हैं यूपी में, उन सब को मैंने कंप्लीट करा रखा है इस पर। ठीक है, अपने इस चैनल पे उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर बाकी सारे भी पीवाईक्यू देख ले वहाँ से। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा पहला प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसको क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संज्ञा है उसकी विशेषता जिस विशेषण के द्वारा बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विशेष। आप सब ने भी इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, व्याख्या देखते हैं, उसे विशेष कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते वो विशेषण कहलाते हैं। अर्थात विशेषता बतलाई जाती जिसकी, उसे विशेष कहते हैं। ओवरऑल क्या है, जैसे मैं कहूँ कि राम लंबा है, तो राम जो है वो अपने आप में विशेष होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लंबा होना है वो कहीं ना कहीं विशेषण है, तो लंबा होने की व्याप्ति जो है वो राम में है। ठीक है, सिर्फ लंबा होना या लंबा है बोल दूँ तो पता नहीं चलेगा कि किस में है, इसको आप ऐसे समझें। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं हिंदी की आर के लिए, तो मैंने सारे पीवाईक्यूज और सारी उसकी थ्योरी वगैरह वाला जो पोर्शन है वो सब भी कराया अपने चैनल पर। पहले मैंने कराया था मतलब 2000 फरवरी में जब पेपर होने वाला था, तब उसी के समय के सारे वीडियोस हैं, आप देख लें, क्योंकि उसमें कुछ बदलता नहीं। मैं वो सब लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब जाकर देखें। नेक्स्ट है, द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन में है पांचाल, याज्ञसेनी, शैलेंद्री, कृष्णा। अगर आप सबने महाभारत देखी होगी तो ये सब नाम बार बार उसमें आते रहते हैं। इसमें जो पांचाल है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पांचाल उस प्रदेश का नाम था जहाँ की द्रौपदी रहने वाली थी। पांचाल नरेश बोला जाता था द्रौपदी के पिता को। ठीक है, तो पांचाल उस समय के प्रदेश का नाम था। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जीएस का, आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दें। जो उस समय का पांचाल था वो वर्तमान में भारत में, मतलब भारत में या यूपी में किस जगह में पड़ता है, उस जगह का नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा द्रौपदी के जैसे पांचाली नाम था द्रौपदी का, याज्ञसेनी था, शैलेंद्री था और कृष्णा था। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उच्चिष्ट का इन्होंने पूछा है विलोम शब्द। तो उच्चिष्ट का मतलब होता है अनुच्चिष्ट। ठीक है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है। उच्चिष्ट का अनुच्चिष्ट होता है, अभुक्त नहीं होता, अखाद्य नहीं होता और अभक्ष नहीं होता। ठीक है, और खाद्य का विपरीतार्थक जो शब्द है वो अखाद्य होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, समास शब्द का विलोम क्या है। तो समास अपने आप में पढ़े जाते हैं और इन्होंने समास का ही विलोम पूछ लिया, तो वो होता है व्यास। ठीक है, समास का होता है व्यास। समास मतलब होता है अलग करना और व्यास मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और संधि का जो विलोम है वो विग्रह होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता क्या के भाव को व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। तो ये अनेक शब्दों के लिए मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले से क्वेश्चन है। युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता है उसको कहते हैं युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध लड़ने की उत्सुकता। ठीक है, और कुछ जानने की चाह रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ। इसमें अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, ये एक तरह का अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये वाला सही होगा। अब दूसरा गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएँ, नहीं देखने जाएँ, नहीं देख आते। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, नहीं थे लग गया, एकदम गलत हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो हिंदी में मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है। तो घोटक जो है आपको पता है अश्व का पर्यायवाची है। अब घोटक या अश्व के अन्य पर्यायवाची देखें तो इसका होता है घोड़ा, तुरग, तुरंग, हय, बाज और सैंधव। तो ये रट लेंगे। जो घोड़ा है इसके पर्यायवाची इस आर के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है, ठीक है। तो घोड़ा, तुरग, तुरंग, हय, बाजी और सैंधव। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिखे विकल्पों में तत्सम शब्द चुनना है। तो जो मयंक है वो अपने आप में तत्भव है, सगुन भी तत्भव है, गयंद भी तत्भव है, और सकल जो है, सकल अपने आप में तत्सम शब्द होता है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी के सभी तत्भव शब्द हैं। फिर है मक्षिका किसका तत्सम रूप है। तो मक्षिका मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी जो होती है उसको हम लोग तत्सम में मक्षिका कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तत्सम लिखे गए देख लेते हैं। मक्खी का तत्सम है मक्षिका, मच्छर का तत्सम है मत्सर। ये अगर आप लोग को ना पता हो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या फिर कई बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। मच्छर का मत्सर, मछली का होता है मत्स्य और मिट्टी का होता है मृत्तिका, ठीक है। तो इसमें मच्छर वाला याद कर लेंगे, बाकी आपको याद होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार करते हुए इनमें सही कोड पहचानना है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तत्भव शब्द कहलाते हैं। ये एकदम से सही है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत वाले ही शब्द जो होते हैं वो मेनली तत्सम होते हैं, और इनसे जब विकृत हो जाता है कोई, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है तत्भव शब्द। और तत्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी कोई प्रत्याशा ना हो, प्रत्याशा मतलब जिसकी कोई आशा ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो वो होता है स्वेदज। स्वेद का मतलब होता है पसीना, ठीक है, तो उससे उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है। अंडे से उत्पन्न होने वाला शब्द जो है वो अंडज होता है, और 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वो है अक्षौ हिड़ी। ये आप लिख लेंगे इस टाइप के शब्द। देखो इसमें क्या है अक्षौ, तो ये याद रखना कि अक्षौ में मतलब ओ में डबल ओ की मात्रा लगती है, आओ हो जाता है, तो अच्छौ, और हिड़ी होता है, हड़ी नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अच्छौ हिड़ी जो है वो शुद्ध शब्द है। फिर है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का युग्म चुनना है, आपको अशुद्ध युग्म चुनना है। तो ठीक है, अशुद्ध युग्म में क्या हो जाएगा, अघी का अनग जो है यही अशुद्ध युग्म है, बाकी सबके सभी शुद्ध हैं। जैसे ईसत का अलम होता है, ये मतलब ईशत का उल्टा जो है विलोम वो अलम होता है। अधिकतम का अत्यल्प होगा और अधः का ऊपर ही होगा। तो अघी का अनग उल्टा क्यों होगा, तो अघ का अनग होता है, ना कि अघी का अनग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अघ का शब्द अनग होता है, ईशत का होता है अलम, अधः का विलोम ऊपरी होता है, और अधिकतम विलोम का अल्पतम या फिर अत्यल्प होता है। अगला है मसरण का विलोम क्या है। ये मतलब इस टाइप के थोड़ा टफ क्वेश्चन कभी कोई पूछता है तो कुछ तो मतलब आप मान के चलो 60 में से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे वाले, वो आपको वही तैयार करने होते, बाकी आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो मृषण का विलोम होगा रूक्ष, ये आपको याद रखना है। मृषण का मतलब होता है, मृषण का विलोम रूक्ष होता है, और स्निग्ध का विलोम होता है अस्निग्ध, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई, और मलिन का विलोम होगा निर्मल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, यही इसका शुद्ध वाक्य, बाकी सभी अशुद्ध है। कैसे, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये गलत हो जाए, ग्राम जनता नहीं ग्रामीण जनता होना चाहिए। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित नहीं, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। उपेक्षित का मतलब हो जाता है किसी को उपेक्षा करना, किसी को उपहास करना, या मतलब किसी को इग्नोर करना टाइप से। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, तो ये महारानी जो लक्ष्मीबाई है वो महाराज गंगाधर राव की महिषी नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा आधा इधर है, इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव शब्द त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। तो जगल जाल का जंजाल होता है, ठीक है, तो जगत जाल होता है तत्भव और जंजाल होता है तत्सम। फिर फुल्ल का पुड़िया, यही वाला त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, ये मतलब गलत है, फुल्ल का पुड़िया नहीं होता है, ठीक है।
फुल जो है वो अपने आप में तत्सम शब्द है और जिसका तत्भव रूप जो है वो फूल होता है, तो वहाँ पे क्या लिखा है, पुड़िका लिखा है। और शेष युग्म सभी सही हैं, जैसे पिप्पल का पीपल और करकट का केकड़ा, यानी करकट तत्सम है और ये पिप्पल भी तत्सम है, पीपल और केकड़ा जो है वो तत्भव है। फिर है नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा, तो वो नारिकेल होता है, हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। और नवनीत तत्सम शब्द है और इसका तत्भव है लौनी, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा लौनी किसका तत्भव है, तो लौनी नवनीत का तत्भव है। कठोर शब्द जो है वो अपने आप में तत्सम शब्द है। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों में शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य इसमें है माहात्म्य, ठीक है। इसमें इस टाइप के वाक्य में बहुत कंफ्यूज होता है कि बड़ा की मात्रा लास्ट में है, छोटी की मात्रा, तो इन सबको आप ना नोट डाउन करते जाइए, मतलब सही सही कि ये सही होते हैं। तो महात्म्य नहीं होता, माहात्म्य होता है, ठीक है। माहा और फिर आधा था आदामा और या, ऐसे आप याद करेंगे तो याद रहेंगी ये चीज़ें। अगला है कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, आपको बताना है। तो कोमल का कठोर मृदुल होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यही विपरीतार्थक नहीं है, क्योंकि कोमल अपने आप में भी कोमल है और मृदुल का मतलब भी कोमल, तो कोमल का उल्टा जो है वो कठोर होगा, ठीक है। बाकी तरल का ठोस होता है, कठिन का सरल और कर्कश का मधुर, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। फिर है सूर्यसुता किसका पर्यायवाची है, तो ये आप सबने देखा होगा, ये यमुना का पर्यायवाची होता है सूर्यसुता। और यमुना के कुछ अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, वो है अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी और भानुजा। संदेह का विशेषण क्या होगा, मैंने आपको पर्यायवाची वर्ड खूब सारे रटाए हैं, उन सब की मतलब पूरी हिंदी कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप सब जाकर वो वीडियो देख लें तो आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध, ये आपको याद रखना, ठीक है। विशेषण पूछा गया है, तो संदेह अपने आप में एक तरह का क्या है, विशेष मतलब विशेष से है, और इसका जो विशेषण होगा वो संदिग्ध होगा, ठीक है। शंका का विशेषण शंकालु होता है, ये आप याद रखें। बाकी विशेषण विशेष क्या होगा, मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको समझाया था। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है, तो वो होता है परोक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। अब अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो खर का गर्दभ पर्यायवाची आपको बताना है, क्या खर का गर्दभ होता है। गंगा का मृगांक होता है, यही वाला सुमेलित नहीं, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। गंगा का मृगांक नहीं होता। इसके अलावा आँख का लोचन और इंद्र का पुरंदर होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो मृगांक जो है आपको याद रखना, वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं है। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची देखते हैं कि इंदु, राकेश, मयंक, विधु, शशांक, हिमकर, निशाचर, निशाचर नहीं, विभाकर, कलानिधि और रजनीश, ये इतने चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में तत्सम तत्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण इसमें है कपाट का कपड़ा, क्योंकि ये कपाट का जो तत्सम है वो कपड़ा नहीं होता है। कपाट का जो तत्सम है, सॉरी, कपाट अपने आप में तत्सम है, कपाट का जो तत्भव है वो कपड़ा नहीं बल्कि किवाड़ होता है, ठीक है। जो किवाड़ जो दरवाजे होते हैं उनको हम कहते हैं कपाट, कपड़ा नहीं होता है। कपड़ा एक खुद में तत्सम शब्द है और कपड़ा का तत्सम होता है करपट, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इसमें मतलब इस टाइप के वर्ड जो हैं वो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है। क्या कि कपाट का तत्व होता है किवाड़ और करपट का तत्व होता है कपड़ा, ठीक है। फिर है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है। त्यक्तता का मतलब ही त्याग होता है, तो जिस स्त्री को उसका पति छोड़ देता है उसको परित्यक्तता कहते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि परित्यक्ता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए होता है जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको परकीया कहते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। परकीया आपसे पूछा जाएगा क्या है, जो मतलब अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती वो परकीया होती है। जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हो उसको पुरंधरी कहते हैं, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसको पुरंधरी कहते हैं। फिर अगला है भीतर शब्द का तत्सम क्या है, तो वो होता है अभ्यंतर, ठीक है। भीतर का मतलब होता है अंदर, और भीतर का तत्सम रूप मतलब भीतर अपने आप में तत्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अभ्यंतर, ठीक है। और अंतरंग और बहिरंग जो है वो परस्पर विलोम शब्द है, ना कि तत्सम तत्व। फिर अशुद्ध विलोम युग्म का आपको चयन करना है। इसमें जो है कर्कश का मधुर होता है, ठीक है। रिजु का वक्र होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, लेकिन ऐहिक का लौकिक नहीं होता, ये गलत है, ये दोनों ही पर्यायवाची लिख दिए गए हैं। लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, और ऐहिक का पारलौकिक होता है विलोम। फिर है रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन है, तो वो है सरवरी। सरवरी आप सबने पढ़ा होगा, सरवरी का मतलब होता है रात्रि, ठीक है। बाकी चपला, क्षणप्रभा, सौदामिनी ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन,
प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा, तो वो होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंबित अपने आप में विशेषण है और इसका विशेष ही हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य, उसको पहचानना है। तो इसमें पहला वाला वाक्य ही अशुद्ध है कि उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त होता है ना कि उपरोक्त होता है। ठीक है, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर लिखी हुई, उपर्युक्त का मतलब ये वाली पंक्ति। ठीक है, तो इसलिए ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे उपर्युक्त होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। तो इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। एकदम विशेषण विशेषी को मैंने थ्योरी में जो पढ़ाया है वो वाली क्लास अगर आप देखेंगे, मैं उन सबका लिंक दे ही दिया हूँ, आपको बताया है। विशेष आप बाकी क्लास अगर ना भी देखें तो विशेषण विशेष वाली जरूर देख जाकर, उसमें मैंने थ्योरी बताई है कैसे ये सारे सर्वनाम पहचाने जाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के सर्वनाम, वो क्लास देख लें। उसके बाद आपके सर्वनाम के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे। बहुत सिंपल है, मैंने ऐसी अच्छी सी ट्रिक बताई है और बहुत छोटा वीडियो है, मतलब 15-20 मिनट का, उसमें कंप्लीट वो हो गया है सर्वनाम। ठीक है, आपको उसमें सब पता चला है, कौन से कोई भी सर्वनाम आया आप उसको पहचान लेंगे। हालांकि यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि वह खंभा गिर जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि खंभा किसी एक वस्तु का नाम है और उसको वह लगा दिया गया, यानी कि उसको इंडिकेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सार्वनामिक तो विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिणामवाचक नहीं होगा क्योंकि वह लग गया है आगे, तो सर्वनाम हो गया वो। और एक खंभा की बात हो रही, वे खंभे नहीं हो रही, मतलब अनेक खंभों की बात नहीं हो रही, तो इसीलिए वो निश्चय है कि हाँ वही खंभे की बात हो रही है, तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, इसलिए आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे डिटेल में व्याख्या लिखी गई है, तो मैंने जो आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बताया, मैंने जो पढ़ाया वो प्रैक्टिकली पढ़ाया, तो उससे आपको जल्दी आसानी समझ में आए। किताबी भाषा कभी कभी ऊपर से निकल जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, दृश्य मनोरम है, इस वाक्य में उपर्युक्त विशेषण क्या है, तो वह है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि देखते हैं दृश्य मनोरम है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पीला, सुंदर, सुनहरा, चमकीला, धुंधला। ठीक है, तो यहाँ पे दृश्य के मनोरम होने की बात की गई, तो मनोरम अपने आप में एक तरह का सुनहरा, चमकीला ऐसा होता, तो ये गुण बता रहा है, दृश्य का गुण है कि दृश्य मनोरम है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। बाकी आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता कि इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है, किसी भी तरह की संख्या की बात नहीं की गई, निर्देशक किसी भी तरह का निर्देश भी नहीं, और बाकी कोई तरह इसमें भाव भी व्यक्त नहीं हो रहा है कि भाव मतलब फीलिंग थोड़ी आ रही दृश्य मनोरम है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर बचेगा वही कि इस दृश्य के गुण की बात हो रही कि वो मनोरम है। बाकी आप लोग मेरा सर्वनाम वाला वीडियो ज़रूर देखें, मैं बार बार रिकमेंड कर, उसको मैं प्लेलिस्ट के अलावा अलग से भी आपको दे दूंगा उसमें, ताकि आप उसको ज़रूर देखें, फिर आप बताएं कि मैंने कैसे बताया, उसके बाद से आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, तो इसमें वधु जो है वो शुद्ध शब्द है, आपको याद रखना। बाकी अतिथि नहीं अतिथि होता है, आकार नहीं आकार होता, और कुआं नहीं कूप होता है। ठीक है, मतलब कुआं नहीं, छोटाऊ की मात्रा लगती, कुआं होता है, इसमें कुआं लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है, तो वो है अनावृष्टि। ठीक है, बरसात जब बिल्कुल नहीं होती उसको अनावृष्टि कहते हैं। अल्पवृष्टि का मतलब होता है जब बरसात थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, और अकाल तो आपको वो तो सूखा से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, बरसात बिल्कुल ना होने का मतलब है अनावृष्टि। अगला है, जो युद्ध में स्थिर रहता उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। हम सब ने बार बार इसको पढ़ा है। फिर निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें बताना है शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये एकदम सही है। ठीक है, और सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये गलत हो जाएगा। तुमने रुपए दिया, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये शुद्ध है। सीतांशु ने रोटी खिलाई, ये भी शुद्ध है। ठीक है, तुमने रुपए दिए नहीं, तुमने रुपया दिया होगा। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए नहीं, बैल और घोड़ा खरीदा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, या फिर मोल लिए नहीं होगा, अगर खरीदा नहीं करे तो मोल लिया होगा, लिए नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। अगला है, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होता है, तो जंगम का स्थावर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और स्थिर के विलोम क्या होते हैं, चंचल, अस्थिर। और स्थूल शब्द का शब्द विलोम जो है वो सूक्ष्म होता है, ये आपको याद रखना है। फिर नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो नित्य दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था जो कराता है उसको क्या कहते हैं, उसको सदावर्त कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अनेक शब्द मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। नित्य दीन दुखियों, बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, सबको भोजन कराते हैं, उनको सदावर्त कहा जाएगा अगर एक शब्द में कहें तो। अब इसमें विशेषण विशेष में आपको मिलान करना है। तो ऐतिहासिक
क्या होगा, ठीक है। अगर ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक महिला होगी, कथा होगी, घटना होगी या फिर पुस्तक हो। ऐतिहासिक हमेशा कोई ना कोई घटना होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। विदुषी महिलाएं होती हैं। महती क्या होती है, महती कथा होती है, ठीक है। और रोचक होती है पुस्तक, पुस्तक हमेशा पढ़ने में रोचक होती है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बाकी मिलान करने वाला दिया भी गया है। अगला है विद्युत का पर्यायवाची क्या है, तो वो हो जाएगा दामिनी। हमने अभी ऊपर विद्युत के बहुत सारे पर्यायवाची देखे थे, ठीक है। विद्युत का पर्यायवाची दानवी मतलब दामिनी होगा। सरवरी अभी देखा था, रात का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तनया जो है वो पुत्री को बोलते हैं। और अगर रमणी की बात करें तो रमणी जो है वो स्त्री को कहते हैं। यहाँ पे याद रखना, रमणी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं पत्नी से, तो रमणी पत्नी का नहीं बल्कि स्त्री का होता है, ठीक है, पर्यायवाची। अगला है औरस का विलोम क्या है, तो औरस का विलोम होता है दत्तक, ठीक है। औरस मतलब होता है मतलब बायोलॉजिकल जो पुत्र होता है उसको औरस बोलते हैं, और जो गोद लिया पुत्र होता है उसको दत्तक कहते हैं, ठीक है। अगला है कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, तो कामदेव का पर्यायवाची होता है इसमें से पुष्प धनवा। पुष्प धनवा कामदेव का पर्यायवाची। वैसे कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आर के लिए, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए अब कामदेव के कुछ अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। पुष्प धनवा तो हो ही गया। फिर मदन होता है कामदेव का पर्यायवाची, मनसिज होता है, मार होता है, स्मर होता है, मनसिज होता है, पंचशर होता है, अतनु होता है और एक मनोज भी होता है। अब भूतेश जो है वो शिव का पर्यायवाची होता है, इस ऑप्शन में जो दिया गया है भूतेश शिव का पर्यायवाची होता है। जनार्दन की अगर बात करें तो जनार्दन जो है वो कृष्ण एवं विष्णु दोनों का पर्यायवाची होता है। पुरंदर तो इंद्र का पर्यायवाची होता है, हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है, तो इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न था। वैयाकरण और व्याकरणज्ञ, ये दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। मूक का विलोम क्या है, तो मूक का वाचाल होता है। मूक मतलब जो बोलता नहीं और वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। कटुभाषी का विलोम मृदुभाषी होता है। फिर यहाँ पे सूची मिलान करने को दी गई है, ठीक है, तत्भव और तत्सम शब्दों की। तो पत्थर का क्या होता है, पत्थर का होता है आपका प्रस्तर, ठीक है। भौजाई को अगर बात करें तो भौजाई को भ्रातृजाया कहते हैं, ये आप सबको पता होगा, भौजाई को भ्रातृजाया कहते हैं। और सुहाग की बात करें तो सौभाग्य होता है इसका विलोम। और धुआं की बात करें तो वो धूम होता है। ये शब्दवा पांचों ऑप्शन ऐसे लिख दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। व्याख्या भी दी गई है। नोट यहाँ पे कुछ दिया गया है कि गोपाल रायकृत हिंदी भाषा का विकास पुस्तक है, यानी कि गोपाल रायकृत ने एक किताब लिखी है हिंदी भाषा का विकास। इस पुस्तक के हिंदी व्याकरण, वर्तनी और लिपि का मानवीकरण शीर्षक के अंतर्गत उद्धृत है कि धूम शुद्ध तत्सम शब्द है, इसके स्थान पर धूम्र का प्रयोग चल पड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब इस किताब में जो हिंदी भाषा का विकास किताब लिखी है गोपाल राय ने, ठीक है, गोपाल राय ने एक किताब लिखी हिंदी भाषा का विकास, उसमें उन्होंने कहा है कि शुद्ध जो तत्सम शब्द है वो धूम होता है। हालांकि अभी बोलचाल की भाषा में अब धूम्र को बोलने लगे हैं, धुएं को पर्यायवाची के रूप में, ठीक है, मतलब तत्सम के रूप में, ओके। अगला है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए उपयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो वो अजर होता है, आप सबको पता है। जैसे हम बोलते हैं ना अजर अमर, तो अमर वो होता है जो मरता नहीं, और अजर वो होता है जिसको बुढ़ापा नहीं आता है, ठीक है। जिसका विनाश ना हो उसको अविनाशी कहते हैं, जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर। अहि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो सर्प होता है। अहि मतलब सर्प होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्प, भुजंग, उरग और पन्नग। उरग याद रखना है आपको, पन्नग याद रखना, ये सर्प के पर्यायवाची। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। मैंने विशेषण जब पढ़ाया तो ये सब पढ़ा रखा, आवृत्तिवाचक कैसे आपको पहचानना है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण इसमें कौन नहीं है, तो इसमें जो सब कुछ है वो मतलब आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं। इसके अलावा तिगुना, चौगुना, दुगुना। आपको एक मतलब आवृत्तिवाचक विशेषण की विशेषता में बताऊं तो वो सिंपल सी है, जिसमें भी गुना गुना लगा हो वो सब के सब, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 200 गुना, 5 गुना, वो सब के सब आवृत्तिवाचक विशेषण होंगे, ठीक है। तो सब कुछ में ऐसा नहीं लगा, तो इसीलिए ये जो है ये सब कुछ जो है क्या नहीं होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं होगा, बल्कि सब कुछ जो है वो संयुक्त सर्वनाम होता है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन कौन सा है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, तो यही वाला अशुद्ध हो जाएगा। ये संज्ञा के लिंगानुसार विशेषण परिवर्तित तो होता है लेकिन सदैव परिवर्तित होता है, एक भी अपवाद नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी इस तरह का वेग स्टेटमेंट मिले, आपको पता ही है कि सदैव, ओनली, मतलब केवल, इस टाइप का जब वर्ड आए तो वो अक्सर गलत होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये एकदम सही है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये भी सही। संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या कितने विशेषण और विशेष हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है 3 विशेषण और 1 विशेष है। अब 3 विशेषण कौन कौन से हैं,
खूबसूरत अपने आप में विशेषण है, ठीक है। काला अपने आप में विशेषण है और ईरानी अपने आप में विशेषण है। और अगर एक विशेष से एक विशेष कौन सा है तो वो है घोड़ा, ठीक है। तो चाहे खूबसूरत की बात करें, चाहे काले की बात करें और चाहे ईरानी की बात करें, ये तीनों के तीनों जो विशेषता हैं ये किसकी बताई जा रही हैं, घोड़े की बताई जा रही है। तो इसलिए एक विशेषण होगा घोड़ा। यहाँ पे कुछ लोग दो विशेष से लगा देंगे मैदान के चक्कर में। तो मैदान अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिस पे घोड़ा दौड़ रहा है, तो मेन आपका कौन सा होगा, विशेष घोड़ा होगा। इतना आपको पहचान करना है। अगला देखते हैं क्वाथ शब्द का तत्भव क्या है। तो क्वाथ अपने आप में तत्भव शब्द है, ये काढ़ा को बोलते हैं। काढ़ा जो है वो तत्भव शब्द है और क्वाथ जो है वो उसका तत्सम शब्द है। काष्ठ शब्द का तत्भव काठ कहलाता है। कांच का तत्सम शब्द है कांच और कांटा का कंटक होता है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है तो वो होता है श्लाघा। यहाँ पे पर्यायवाची मत पूछना है, तो प्रशंसा यानी कि जो तारीफ़ होती है उसको श्लाघा भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके कुछ अन्य पर्यायवाची देखते हैं, जैसे सराहना, तारीफ, बड़ाई, गुणगान। तो ये तो आप सब पहचान जाएंगे जितने चारों दिए गए हैं, लेकिन आप श्लाघा में कंफ्यूज होंगे। याद रखना श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, हरितकी शब्द का तत्भव क्या है। तो हरितकी अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका तत्भव होता है हरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है हरा का तत्सम शब्द हरित होता है, ठीक है। हरित भी हरित का मतलब होता है ये हरा का, और हार का होता है हारी, ठीक है। जो डिफीट वाली हार होती है उसको हारी कहते हैं। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो वो है सब्यसाची। अर्जुन का एक नाम भी था सब्यसाची। तो सब्यसाची जो है वो बाएं हाथ से तीर, यानी अर्जुन दाएं बाएं दोनों हाथों से तीर चलाता था, तो इसीलिए उसको सब्यसाची भी बोलते थे। अगला है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वो होता है दत्तचित्त। जो कोई अपना एक काम करने में एकदम मनोयोग से लगा हुआ रहता है। जैसे अगर इस संदर्भ में अगर उदाहरण देना हो तो अभी हाल ही में मतलब उनकी डेथ हो गई, लिविंग लेजेंड भारत के रतन टाटा जी, उनके लिए ये शब्द यूज कर सकते कि वो एक दत्तचित्त व्यक्ति थे। मतलब वो अपने कार्य के संपादन में मनोयोग से लगे रहते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको ये क्या कहेंगे, दत्तचित्त कहेंगे। बाकी सभी के सभी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद का विलोम क्या होता है तो होता है उल्लास। अवसाद मतलब जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उल्लास मतलब बहुत खुश वगैरह है, ठीक है। अनादर का आदर होता है। नेक्स्ट है, विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं प्रविशेषण। तो हमने पढ़ा था कि विशेषण जो है वो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। ये आपको याद रखना। प्रविशेषण का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे मैं कहूँ वह व्यक्ति लंबा है, ठीक है। तो लंबा जो है वो उस व्यक्ति की विशेषता है, लेकिन मैं कह दूं वह व्यक्ति बहुत लंबा है, तो ये जो बहुत शब्द है, ठीक है, जो बहुत शब्द है वो उस लंबे की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा ही नहीं बल्कि बहुत लंबा है। तो ये जो बहुत होगा ये प्रविशेषण हो जाएगा। यही बात इसमें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची क्या है। तो वो होगा अचला, ठीक है। अवनी का पर्यायवाची शब्द अचला होता है। कुछ अन्य अगर पर्यायवाची अवनी के देखें तो अचला, उर्वी, मेदिनी, इला, विपुला, बीज प्रशु इत्यादि हैं। अचल शब्द जो अचल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है, ये आपको याद रखना। उदधि समुद्र का होता है और अंबर आकाश तथा वस्त्र का पर्यायवाची है, ठीक है। अंबर मतलब आकाश का भी होता है और वस्त्र का भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। तो ये इसमें अनुग्रहित हो जो है वो शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे इस टाइप के जो शब्द हैं आपको नोट डाउन करके एक पास रख लेने हैं ताकि वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। जैसे अनुग्रहित में आपको क्या सिंपल याद रखना कि ये वाला गा नहीं लगेगा बल्कि ये वाला ज्ञा लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी या वाला जैसे इसमें है तो इसको काट दो आप, इसमें भी काट दो। सब में ये वाला गा अगर आपको पता था कि लगेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो ये हमारे कंप्लीट 60 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, जो अभी कैंसिल हुआ था। और चूंकि इस बार का जो पेपर था आप सबको पता है थोड़ा सा टफ आया था, चाहे आपका जीएस का पेपर हो चाहे हिंदी का पेपर हो, ठीक है। दोनों मतलब वैसे हिंदी का पेपर सरल ही आता है, लेकिन नॉर्मली क्या है पिछले जो पेपर आते थे उन सबसे थोड़ा मतलब इजी आया था। तो आपने अगर बाकी पिछले वाले 2021 का, 16 का, 18 का, उससे पहले के मतलब ओवरऑल में जो भी हिंदी और जीएस के पेपर आए हैं उन सब के पीवाईक्यूज मैंने करा रखे हैं पेपर लेकर के। ये तो मैंने घटना चक्र की पीडीएफ से करा दिया आपको मैंने, बाकी पूरा आयोग के पेपर से मतलब कराया। चूँकि ये लीक हो गया था तो आयोग ने इसका अपना कोई पेपर जारी नहीं किया था, तो इसीलिए इसको मैंने मतलब किसी उसके पेपर से कराने पड़े। इसके अलावा बाकी सब जाकर जरूर देखें, वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आर पीवाईक्यूज़ के, तो उसमें हिंदी जीएस दोनों के मतलब अपने ये पढ़े हुए हैं सारे के सारे। ये कैंसिल हुआ से लेकर 24 वाले से लेकर बाकी सारे पीवाईक्यूज़, ठीक है।
तो जा करके ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। जीएस वाले भी पढ़ें, वो भी देखें। और इसके अलावा अगर आप लोग यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं, आप सबको पता, अब डेट निर्धारित हो गई है, लगभग 95% कन्फर्म है कि अब 7-8 अक्टूबर में दिसंबर में आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो चूँकि 2 शिफ्ट की वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है और उससे थोड़ा सा मतलब 10-5 नंबर बढ़ा के आपको चलने होते हैं, क्योंकि घट भी सकते हैं। तो उसमें हालांकि नुकसान तो हो सकता है छात्रों का, कुछ पता नहीं रहता, किस्मत भरोसे हो जाती बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से रेडी रखें और सीसेट वगैरह अच्छे से पढ़ते रहें। और मैं एक प्रीलिम्स बूस्टर टाइप से अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, उन सब का लिंक दे दिया है, वो भी जाकर देखें। और अगर आप यूपी पीसीएस में सीसेट में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, विशेषता है आप उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो मैंने आपको कंप्लीट 2012 से लेकर 23 तक के PYQs करा रखे हैं, ठीक है। और PYQ ना सिर्फ कराया है, बल्कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट लेना, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसकी थ्योरी क्या हो सकती है, उन सबको पढ़ा रखा है। तो वो एक वीडियो है मात्र 4 घंटे की, उसको आप 2-3 बार एग्जाम से पहले देख डालें। और अभी से देखेंगे तो आराम से देख सकते हैं, अपने नोट्स बनाएं। नोट्स ना भी बनाएं तो वीडियो ही देखेंगे तो आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, उसको देखने के बाद आप 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो वो जाकर देखें, उन सब के लिंक दे देंगे। जो लोग पीसीएस दे रहे हैं, सिर्फ आरओ दे रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह के PYQs की श्रृंखला में मिलते हैं अन्य वीडियोज़ में। इसके अलावा यूपी पीसीएस ने अन्य जो भी PYQs वगैरह कराए, उन सबको वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप सब जाकर देखें, ताकि आपको ये पता रहे यूपी पीसीएस का ट्रेंड पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।